महाराष्ट्र के युवाओं, आप इस बात को समझिए, धारावी की जमीन छीनी जा रही है। मोदी जी सामने बोल रहे हैं, एक हैं तो सेफ हैं। अदानी जी को दी जा रही है। 7 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स आपसे छीने गए और 5 लाख युवाओं को रोजगार मिल सकता था, वो आपसे लिया गया है और दूसरे प्रदेशों में गया है। यह रिकॉर्ड है, यह पक्की बात है, यह हवा की बात नहीं है। सेफ के 2 अर्थ होते हैं, मगर जिसकी जैसी भावना है सेफ का अर्थ उसको वैसा ही समझ आएगा। सेफ का अर्थ सुरक्षा भी होता है, सुरक्षित रखना भी होता है, और सेफ का दूसरा अर्थ तिजोरी भी होता है। जाकी रही भावना जैसी, जो तिजोरी में सेंध मारते हैं वंशों से, दादा परदादा दादी पापा मम्मी सबने मिलके जो सेंध मारने का काम किया है, तो स्वाभाविक रूप से जब आप सेफ बोलेंगे तो आपको तिजोरी ही दिखेगा। जंटी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं बड़ी खबर, और बड़ी खबर में हम बात करेंगे बयानों की। बीजेपी ने एक नारा दिया पूरे 2 राज्यों की विधानसभा चुनाव के दरमियान और 14 राज्यों की 48 विधानसभा सीट पर, बटोगे तो कटोगे। उसके जवाब में राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की मुंबई में, और उन्होंने कहा है कि बटोगे तो कटोगे और साथ रहोगे, सेफ रहोगे। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और अडानी को निशाने पे लिया। उन्होंने कहा कि यही एक बड़ी यूनिटी है और इसी पे ध्यान है। धारावी से जोड़ा कि 1 लाख करोड़ की ज़मीन अपने मित्रों को सौंपना चाहते हैं भाजपा के लोग। खैर, बीजेपी ने पलटवार किया है कि इसमें अभी आपने देखा कि छोटा पोपट कर दिया चौपट। तो ये तो लैंग्वेज और नेताओं को तय करना है कि कौन क्या बोल रहा है, किसको क्या नहीं बोलना चाहिए। लेकिन चलिए, जब छूट है तो फिर छूट ही है, कोई कुछ भी बोल सकता है। तो इस पूरे मुद्दे को हम चर्चा करेंगे। बीच में आपको टेक्स्ट भी दिखाएंगे। हमारे साथ सुरेश गर्ग साहब भाजपा से हैं, कांग्रेस से पौरुष भारद्वाज साहब हैं, हमारे सहयोगी दर्शक सिंह हमारे साथ में हैं। सुरेश जी, आपके पास में आना चाहूँगा मैं। राहुल गांधी ने आरोप लगाया है साथ रहेंगे, सेफ रहेंगे। तो यानी कि अगर अडानी साथ रहेंगे तो प्रधानमंत्री और अमित शाह के साथ तो सेफ रहेंगे। ये आरोप है कांग्रेस का, आपने सुना भी होगा। क्यों, मैं तो अभी कई घंटों बाद बात कर रहा हूं इस पे। राहुल गांधी की जैसी सोच, वो उन्होंने अपनी सोच को प्रदर्शित किया है कि एक है तो सेफ है। एक है तो सेफ का मतलब है सुरक्षा से। भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी देश की सुरक्षा के ऊपर बात कर रहे हैं। आज अगर राहुल गांधी बात करें तो वो तिजोरी की बात कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने पूरे 60 साल तक हिंदुस्तान को चूसा है, तिजोरियां भरी है। जिस आदमी की तिजोरी भरने की आदत है, वो एक है तो सेफ है, तो वो सेफ का मतलब तिजोरी मानेगा। हमारा सेफ का मतलब है सुरक्षा से मतलब है। हम कह रहे हैं कि हाँ, एक है तो सुरक्षित है, हम कह रहे हैं कि एक है तो सेफ है, देश सुरक्षित है। लेकिन इनके लिए तो कौन सुरक्षित है? पाकिस्तान सुरक्षित है। इनके लिए कौन सुरक्षित है? आतंकवादी सुरक्षित है। इनके लिए कौन सुरक्षित है? रोहिंग्या सुरक्षित है। इनके लिए कौन सुरक्षित है? पत्थरबाज सुरक्षित है। जब ये लोग, इस तरह के लोग सुरक्षित है, तो वो ऐसी भाषा बोलेंगे। सेफ का मतलब देखो, भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की परिभाषा में, इसमें दोनों में अंतर का पता लग रहा है कि इनको तिजोरी से मतलब है, हमको देश की सुरक्षा से मतलब है। फिर अडानी की बार बार बात करते हैं, ये जीजाजी हैं, ये कांग्रेस के जीजाजी। देखो आप, ये कांग्रेस के जीजाजी के साथ फोटो अडानी जी की, ये हैं इनके। अरे भाई, आप पहले अपने गिरवान में तो जाके देखो कि अडानी जी किसके साथ बैठे हुए हैं, जीजाजी के साथ बैठे हुए हैं। ये कांग्रेस के जीजाजी, ये देख लीजिए आप। तो ये स्थिति है। तेलंगाना के अंदर 12,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया अडानी ने। क्यों? वहां तो अच्छा लग रहा था। राजस्थान में अशोक गहलोत जी बड़े बड़े चढ़ के अपने बेटे के साथ फोटो खिंचवा रहे थे। क्यों खिंचवा रहे थे? एक तरफ तो आप अडानी को गाली बकते हो और यहाँ 50,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट की बात करते हो। तो ये दोगली बातें नहीं चलती है। देश देखता है, इसीलिए देश आपको बार बार नकारता है।
30 बार लॉन्च कर दिया राहुल गांधी को, हर बार उसकी लॉन्चिंग फेल हो जाती है। इसी वजह से लॉन्चिंग फेल हो जाती है कि उसको सेब का मतलब ही समझ में नहीं आता। देश की सुरक्षा से संबंधित है या तिजोरी से? जो आदमी भ्रष्टाचार में बेल पे, माँ नंबर 1 माँ बेल पे भी है और बेटा भी बेल पे है, रॉबर्ट भी। तो ये लोग वो उस तरह की भाषा समझते हैं। तो सेब का मतलब इनके पास में तिजोरी है, हमारे पास में देश की सुरक्षा से मतलब। चलिए, अब इसका जवाब तो पौरुष भारद्वाज साहब ही दे सकते हैं। सवाल क्या दोहराऊं, आप जवाब दे दीजिए। आपने सुना होगा सारा गर्ग साहब को। देखिए योगेंद्र जी, मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि बटोगे तो कटोगे के नारे से शुरू हुई जो कहानी जो आज जहां तक आकर के पहुंची है, हमें इसके संदर्भ में भी हमें जाना होगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के अनेकों नेता या प्रवक्ता होते हैं, उनसे कई टीवी चैनल हो या चाहे पब्लिक मीटिंग हो, वहां पर जब इनसे जवाब दिया पूछा जाता है, सवाल पूछा जाता है कि भाई आपने कि बटेंगे तो कटेंगे किस संदर्भ में कहा, क्या आप राष्ट्रीय एकता के संदर्भ में ये बात कर रहे थे या फिर आप धर्म विशेष की एकता के संदर्भ में बात ही कर रहे थे? तो उस जगह देखिए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो होते हैं वो वहां पे जवाब नहीं दे पाते, ढुलमुल बातें करते हैं। कभी बोलते हैं हम राष्ट्रीय एकता के संदर्भ में थे, कभी बोलते हैं हम हिंदुओं की एकता के संदर्भ में थे। तो पहली बात तो ये खुद ही अपने आप में क्लियर नहीं है कि इनको असल में ये लोग कहना क्या चाहते थे। उसके बाद देखिए, जब वो नारा महाराष्ट्र के अंदर आया, तब महाराष्ट्र के अंदर इनके सहयोगी अजित पवार जो थे उन्होंने उस नारे से परहेज करा, भारतीय जनता पार्टी को कहा कि साहब यहाँ पर आपको इस तरह का नारे का कोई भी उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है। और प्रधानमंत्री जी के मुंह से भी आपने एक बार भी वो नारा नहीं सुना होगा, और मोदी अमित शाह जी के मुंह से भी वो नारा नहीं सुना होगा। और भारतीय जनता पार्टी जो है वो जबरदस्ती इसको नारे को बजाया जा रही है, इसकी सफाई देती हुई, और वो भी स्पष्ट रूप से नहीं दे पा रही। दूसरी बात आज देखिए, राहुल जी वाली बात में आना चाहूंगा। राहुल जी वाली बात जो राहुल जी ने कहा, तो इसमें क्या गलत कहा, मैं आप मुझे बताइए। क्या यह सत्यता नहीं है कि देश के चुनिंदा उद्योगपतियों के एक अभी आपकी बारी प्लीज आपकी बारी गर्ग साहब देखो, ये भारतीय जनता आपके पास में आऊंगा, आप सुने नहीं आप सुने, देखो आपको पूरा सुना पौरुष जी ने बड़े धैर्य के साथ, तो आप भी हिम्मत रखिए, सुनिए तो सही। आपने तो जीजा जी, साली, साला सब कुछ कह दिया, आप सुनो तो सही। सत्य जब सामने आता है तो झूठ बुलबुलाता है, सत्य जब सामने आता है तो अभी रखिए, अभी आपके भी जीजा जी की पोल बोली जाएगी, रखिए आप रखिए, इसको रखिए। तो मैं आपसे इस बात को कहना चाहूंगा कि देखिए, राजनीति में एक शिष्टाचार होता है, हम लोग हमारी राजनीतिक मुद्दों की लड़ाई लड़ते हैं, परंतु भाषा का स्तर कहां गया, उनके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से लेकर प्रवक्ता तक ये लोग कहां तक आ गए, इनको आत्ममंथन करना चाहिए, इनको सोचना चाहिए कि आगे आप आने वाली पीढ़ी को क्या संदेश देना चाह रहे हैं। मैं राहुल गांधी जी के बयान के संदर्भ में आपसे बात करना चाहूंगा। क्या यह सत्यता नहीं है योगेंद्र जी कि हमारे देश के अंदर जब किसी गरीब आदमी जब वो लोन देने में असक्षम हो जाता है, डिफॉल्टर हो जाता है, तो उसका घर बिक जाता है, परंतु जब इस देश के उद्योगपति जब ऋण नहीं दे पाते, वो डिफॉल्टर हो जाते हैं, तो बैंक बिक जाते हैं। क्या यह सत्यता नहीं है कि हमारे किसानों के मुद्दे पर लगातार कांग्रेस को घेरने वाली भारतीय जनता पार्टी ने आज डबल इंजन की सरकार बना ली, परंतु क्या भारतीय जनता पार्टी केंद्र से लेकर किसी भी राज्य में इस बात का उदाहरण बता सकती है कि भारतीय जनता पार्टी ने शासन में आने के बाद में किसानों को कर्जे के रूप में इतने रुपए की राशि माफ कर दी? परंतु क्या यह सत्य नहीं है कि देश के बड़े औद्योगिक घरानों के लगभग 26 लाख करोड़ रुपए माफ किए गए? दूसरी बात, मैं आपसे इस बात को कहना चाहूंगा कि देखिए, एक सबसे बड़ी बात, अब से पहले ये हुआ करता था, आपकी बार ये बोलेगा, अभी तो आपकी बहुत सारी अभी तो टीवी के माध्यम से विश्वास कर दिया। एक मिनट सुनिए गर्ग साहब, आप सारी बात कह रहे हैं, सारी नहीं बिल्कुल झूठ थोड़ी चलेगा। झूठ आप थोड़ी ना तय करोगे, झूठ जन टीवी के दर्शकों को तय कर दीजिए। अरे भाई सही क्या गलत क्या, जन टीवी के दर्शकों को तय कर दीजिए। दर्शक अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताएंगे, दर्शक सोशल मीडिया के कमेंट बॉक्स में राय बताएंगे कि आप सत्य बोल रहे हो, मैं सत्य बोल रहा हूं, आप दोनों का फैसला कर लोगे। आप ऐसे करो, देश के संविधान को तानाशाही लागू कर दो, विपक्ष खत्म करो। सुनिए मैं दोनों को समझा दूं, हमारी बहस का स्तर ये नहीं है। प्लीज, अगर आपने गर्ग साहब बोला है, खुल के बोला है, जो आप बोल सकते थे, या मैं तो और भी इधर आपको मैंने नहीं रोका, आप खुद रुके, ब्रेक आपने खुद नहीं लगाए, तो आप सुनिए तो सही। अभी तो उनकी गाड़ी भी स्पीड से झूठ बोल रहे हो, आपने सारे सत्य बोला। एक मिनट सुनिए पुरुष जी, देखिए वो सही बोल रहे हैं, गलत भाई आप फैसला नहीं कर सकते, ये उनको बोलने दीजिए, आप बोलेंगे आपकी बारी आएगी, आप बिल्कुल टोकेंगे नहीं, आप बोलने दीजिए, बोलिए। देखिए, मैं दूसरी बात इस बात को कहना चाहूंगा कि देश के इतिहास ने पहली बार ये स्थिति देखी कि जब कोई घोटाले का मामला आया तो कहां तक तो ये हुआ करता था कि विपक्ष जो है वो सरकार से जेपीसी की मांग करता था, और सरकार जब मांग नहीं मानती थी तो विपक्ष जो है सदन को ठप कर दिया करता था। ये हमारे देश के इतिहास में पहली बार है कि जब एक विदेशी कंपनी हिंडनबर्ग, जिसकी की रिपोर्ट पे विदेशी संसदों में चर्चा हो गई, विदेशी अखबारों में छप गई, परंतु जब देश के विपक्ष ने उस पर संसद में चर्चा करनी चाहिए तो यह सरकार इतनी ज्यादा तिलमिला गई कि सरकार के सरकारी पक्ष के
सांसदों ने जो है वो संसद में हौला शुरू कर दिया और उसको जो लगातार जो है संसद को जो है ठप करे रखी। ये देश के इतिहास में पहली बार था कि जब हम दो हमारे दो वाली जो नीति है, जो सेव करने वाली नीति है, सेव करने के लिए गर्ग साहब आपके द्वारा जो है देश के 150 सांसदों को आपको सदन से बहिष्कृत किया गया। और जब आपका बस नहीं पड़ा तो हमारे राहुल गांधी जी के खिलाफ जो एक मामला गुजरात में चल रहा था और जो आपकी पार्टी के विधायक ने कोर्ट में कह दिया था कि मैं इस मामले को आगे नहीं चलाना चाहता, उससे वापस एप्लीकेशन देकर खुलवाया गया और किस प्रकार आपके द्वारा एक छोटे पन्ने पे आकर के राहुल गांधी जी की सदस्यता भंग की गई। मैं आपसे दूसरी बात ये कहना चाहूंगा कि आप मुझे इस बात को बता दीजिए कि क्या यह सत्य नहीं है कि जयपुर सहित 6 एयरपोर्ट जब आपके द्वारा दिए गए थे तो आपके द्वारा नियमों में फेरबदल की गई। अभी जो आप चित्र दिखा रहे थे और ऐसे अनेकों चित्र, आपने अशोक गहलोत जी का भी जिक्र किया, निश्चित तौर पे आपने तेलंगाना का भी जिक्र किया, मैं उसका भी जवाब देना चाहूंगा कि देखिए फेयर कंपटीशन से अगर कोई आता है, जो नियम पहले की सरकारों ने जो मापदंड बना रखे हैं उसके हिसाब से अगर कोई आता है तो उसमें कहीं किसी को कोई आपत्ति नहीं है, पर आप किसी बिड को देने के लिए आप नियमों में पौरू जी सुनिए मेरा सवाल, आप मुझे ये बताइए कि अगर कांग्रेस शासित राज्य हैं वहां पे अगर अडानी अगर इन्वेस्टमेंट करता है तो ये कैसे जस्टिफाई करोगे कि वो तो बिल्कुल फेयर हुआ है, बीजेपी शासित राज्य हैं वहां पे अनफेयर हुआ है? देखिए मैं आपसे इसी बात को कहना चाहूंगा योगेंद्र जी कि देखिए आपको ध्यान है कि जब जयपुर सहित 7 एयरपोर्ट जब देने की बात चली थी उससे पहले जो है वो एयरपोर्ट के जो नियम थे उसमें सरकार के द्वारा संशोधन किया गया। परंतु क्या आप राजस्थान सहित कोई भी कांग्रेसी सरकार है जहां पर बिड भले अडानी जी ने जीत ली हो, उस बिड के अंदर क्या कोई एक उदाहरण भाजपा पेश कर सकती है कि कांग्रेस ने इनको फेवर देने के लिए बिड में ये चेंज कर दिया? हम तो बाकायदा हम तो सामान्य प्रक्रिया के तहत लेकर के आए ना, उसमें अडानी जी भी आ सकते थे, अंबानी जी भी आ सकते थे, गर्ग साहब क्या अगर मनता तो गर्ग साहब भी अगर उस लायक थे तो गर्ग साहब भी आए थे उस। अब कोई कांग्रेस थोड़ा रोकती कि भाजपा के प्रवक्ता इसलिए हम आपको नहीं आने देंगे उस बिड के अंदर। परंतु देखिए बात ये होती है कि आप फेयर, आप जैसे भी आप योगेंद्र जी आप यहाँ पे डिबेट चला रहे हैं, आप बिल्कुल फेयर तरीके से चला रहे हैं, मैं गलत बोलूंगा आप मुझे टोकेंगे, ये गलत बोलेंगे इनको चलाएंगे, इनको टोकेंगे, परंतु यहाँ पर बैठ के अगर आप ही पक्षपात करने लग जाएंगे तो फिर क्या धनी धोनी कौन रह जाएगा मुझे बताइए। दूसरी बात मैं आपसे इस बात को कहना चाहूंगा कि देखिए क्या ये सत्य नहीं है कि अडानी जी जब ये सरकार बनी उसके पहले उनका जो देश के उद्योगपति थे उसमें उनकी रैंक कहां आती थी? क्या मोदी जी को अडानी जी के हवाई जहाजों में चुनाव से पहले घूमता हुआ नहीं देखा गया? क्या हिंडनबर्ग रिपोर्ट जो थी उसके ऊपर सरकार को जेपीसी नहीं बनानी चाहिए थी? सेबी प्रमुख माधवी बुच उसके घोटाले रोज निकल के आ रहे हैं, आप तो उस पर चर्चा नहीं करना चाहते, चर्चा से भाग रहे हैं आप लोग। अगले दौर के लिए तो कुछ बचा के रखिए, मैं दर्शक आपके पास में आना चाहूंगा। तो ये कुछ मुद्दे ऐसे हैं कि जो चुनाव जैसे होते हैं तो तभी राजनीतिक दल इसे ज्यादा हाइप देते हैं या फिर सत्र चल रहा हो, अदरवाइज ये खामोश होते हैं। देखिए मुझे लगता है चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी और दूसरे राजनीतिक दल, जनता का कहीं ना कहीं ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं। चाहे राहुल गांधी को पोपट कहा गया या राहुल गांधी की तरफ से लगातार प्रधानमंत्री पर हमले बोले गए और ये बोला गया कि सेफ है, कौन कौन सेफ है, क्या मोदी जी सेफ हैं, अमित शाह जी सेफ हैं या फिर अडानी अंबानी। कुल मिलाकर राजनीतिक परिदृश्य में अगर बात करें, जब चुनाव का वक्त होता है तब आप गाली गलौच भी देखेंगे, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी होंगे और उसके बाद में कह सकते हैं आपके पास पोस्टर भी होंगे, बैनर भी होंगे। जिस तरह आज राहुल गांधी मुंबई में बैठे थे, उन्होंने एक तिजोरी खोली, तिजोरी से उन्होंने 2 पोस्टर निकाले, एक मोदी जी और अडानी का निकाला, दूसरा धारावी का निकाला। तो कुल मिलाकर राजनीति में ये ओछापन है, ये लगातार इन वर्षों में देखा गया। पहले इस तरह की चीज़ें नहीं होती थी, अगर आरोप भी लगाए जाते थे किसी नेता पर तो शालीनता से लगाए जाते थे। लेकिन आजकल जिस तरह से आपने देखा नीच, गद्दार या इस तरह की चीज़ें जब चुनाव में होते तो निश्चित तौर पर उसका असर मास पे भी पड़ता है, आमजन पे भी पड़ता है। हाल ही के अंदर हमने देखा महाराष्ट्र के अंदर या कह सकते हैं दूसरे स्टेट में जो इलेक्शन चल रहे हैं आज, वहाँ पर कह सकते हैं कि चुनाव प्रचार खत्म हो गया। वहाँ पर भी जो नेता, चाहे छुटभैया नेता हो, बड़े नेता हो, उन्होंने एक दूसरे पर जमकर हमला बोला। कहीं ना कहीं वोटर को लुभाने की बात सोची गई कि इससे कहीं ना कहीं अटैक होने से, लेकिन मुझे लगता है कि वोटर से इससे ज़्यादा कोई नुकसान या फ़ायदा नहीं होता। वोटर लोकल स्तर पर ये देखता है कि उसके लिए विकास किसने किया, स्थानीय मुद्दे क्या। हाँ ये ज़रूर है कि कई बार जब चुनाव प्रचार के अंदर इस तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं तो हवा का जो रुख होता है वो कुछ हद तक मुंह कर जाता है। ये स्टेट में, कई स्टेट में हुआ, लेकिन जनता के मुद्दों पर बात होनी चाहिए, जनता के विकास से जुड़े एजेंडे पे बात होनी चाहिए। बीजेपी वहाँ बात करती कि हमने 5 साल के अंदर ये किया, कांग्रेस ये बात करती थी कि हमारी सरकार थी तब हमने ये काम यहाँ पर किए गए थे। लेकिन दोनों ही दलों की तरफ से बात करें तो दोनों ही दलों ने सेफ अनसेफ पे चले, और या कह सकते हैं नीच, या कह सकते हैं खड़गे की तरफ से प्रधानमंत्री को लेकर विवादित टिप्पणी करने का मामला और दूसरे नेताओं की तरफ से मामला हो। कुल मिलाकर दोनों ही पार्टियों की तरफ से इसी तरह का रवैया रहा जो नहीं रहना चाहिए था।
तो इसे गिरावट कह सकते हैं। कुल मिलाकर के ये राजनीतिक दलों को तय करना होगा कि आप सत्ता में तो आएंगे, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है, लेकिन स्तर जो होना चाहिए राजनीतिक, अगर उसमें इसी तरह से गिरावट आती रही तो मुझे लगता है कि यह दुर्भाग्यपूर्ण ही होगा। केवल सत्ता हथियाने के लिए कोई किसी भी स्तर की बातें कर रहा है, मुझे लगता है उचित नहीं है। मैं गर्ग साहब आपके पास ही आना चाहूँगा। ये तो राजनीतिक दलों को तय करना है। एक सबसे बड़ी बात क्या है कि एक हमारे यहाँ पे स्वयंभू ही अपने कथन हो गए, हम जो कह रहे हैं सही और सामने वाला जो कह रहा है गलत। हर राजनीतिक दल यही मान के चलता है। देखिए योगेंद्र जी, अब शायद सब लोग मेरी बात को सुनेंगे, बीच में डिस्टर्ब नहीं करेंगे। इन्होंने 2-3 चीज़ें पहुंची जो कि सत्य और असत्य पे निर्धारित होती है। इन्होंने बोला कि बैंकों के 28 लाख करोड़ रुपए का कर्जा माफ कर दिया उद्योगपतियों का। मैं कह रहा हूँ 1 रुपया भी कर्जा माफ नहीं हुआ। इनके शासन में 12 बैंक पीसीए में हुआ। पीसीए का मतलब है कि वो लोन देने का उनको अधिकार नहीं था। भारतीय जनता पार्टी सरकार आने के बाद में जो 85,000 करोड़ रुपए लॉस में चल रही थी ना बैंक, वो आज 1.25 लाख करोड़ रुपए प्रॉफिट में है। आप उनका इतिहास उठा के देख लीजिए कि 2004 से 2014 के बीच में जिसकी हैसियत 1 करोड़ रुपए की लोन लेने की नीति ना, उसको 20-20 करोड़ रुपए के लोन बांटे थे। इस तरह का भ्रष्टाचार किया था इन्होंने। और वो लोग क्यों भागे थे? इसीलिए भागे थे कि इन्होंने भ्रष्टाचार किया था। तो पहली झूठ तो ये। दूसरा, इन्होंने बोला कि साहब अडानी को और उनको दे दिया कि रेलवे स्टेशन सबसे पहले जीजाजी को दिया था, नई दिल्ली का रेलवे स्टेशन। तो पहले आप अपनी गिरवान में झांक के देखें कि जीजाजी को क्यों दिया था नई दिल्ली का रेलवे स्टेशन। फिर आप हिडनबर्ग की बात करेंगे कि जब देश की संस्था, संवैधानिक संस्थाओं पे तो आपको विश्वास नहीं है, लेकिन विदेशी संस्थाओं पे विश्वास है। हिडनबर्ग पे तो इनको विश्वास है आज, लेकिन देश की अगर सेबी है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, उन पे किसी भी संस्था पे इनको विश्वास नहीं है। उनको पर तुरंत आरोप लगा देंगे। लेकिन हिडनबर्ग ने बोल दिया कि साहब अडानी ने ऐसा किया है। वो हिडनबर्ग का इतिहास तो पता ही है ना, वो शॉर्ट सेलिंग का काम करता है। उसका काम ये है कि इस तरह की न्यूज बेक करके और शेयर खरीदना और फिर उसमें करोड़ों रुपए का प्रॉफिट कमाना। किसकी है वो? जॉर्ज सोरोस की। जॉर्ज सोरोस क्या है? हजारों करोड़ रुपए हिंदुस्तान को अस्थिर करने के लिए पैसा खर्च करता है। अभी चुनाव के अंदर भी उसने बहुत पैसा खर्च किया है। हिंदुस्तान में अस्थिर सरकार है, लेकिन ये जनता है, जनता ने स्थिर सरकार चुनी है। अब ये बार बार राहुल गांधी वो और सेब, तो ये इससे देखो योगेंद्र जी, बिल्कुल सत्य, मैं सत्य कह रहा हूं कि हमने देखो कहीं पे झूठ नहीं बोला है। हम कह रहे हैं कि बैंकों का किसी का ऋण माफ नहीं किया। हम कह रहे हैं कि हिडनबर्ग जॉर्ज सोरोस की कंपनी है जो कि केवल उसको शॉर्ट सेलिंग करनी है, पैसा कमाना है उसको। तो बताइए ना, भारतीय जनता पार्टी ने कि सेफ है, तो हम कह रहे हैं कि देश की सुरक्षा से संबंधित है, हमारा तिजोरी से कोई संबंध ही नहीं, हम तो भ्रष्टाचार करते नहीं है। आज इनके मम्मी पापा सब अगर मान लो बेल पे चल रहे हैं तो इनको तो वो तिजोरी नजर आएगी ना। हम क्यों मतलब तिजोरी की बात करेंगे? हम तो देश के शासन की सुरक्षा की बात करेंगे। पत्थरबाजों को इनको प्रेम है, पाकिस्तान से इनको प्रेम है, आतंकवादियों से इनको प्रेम है। आप बता दीजिए, धारा 370 वहां से हटा दी तो इनको वापस लाने के लिए वो सहयोगी कर रहे हैं इनका। मतलब किस तरह के लोग हो चुके हैं कि जनता इसी वजह से बार बार इनको नकार रही है। आपने हरियाणा के चुनाव देख लिए होंगे, ये झूठ बोले कर्जा माफी की, किसानों की बात करते। भैया 2018 में तो राहुल गांधी आया था, 10 दिन के अंदर कर्जा माफी की बात करके गया था। 5 साल तक आपने बता दीजिए कर्जा माफ कर दिया हो तो क्यों झूठ बोलते हैं? इसी तरीके से हिमाचल में झूठ बोला और कर्नाटक में, और वहां की जनता परेशान हो रही है। जनता वहां पे इतनी दुखी हो रही है योगेंद्र जी, आप ये बताइए। ओपीएस का नाम लेके वहां पे बिजली के दाम कम करने के लिए, पेट्रोल के दाम करने के लिए, लेकिन सरकार आते ही इन्होंने पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए। वहां पे कर्नाटक के अंदर स्थिति है वो घोटाला, आप देखिए मैसूर अर्बन डेवलपमेंट घोटाला के अंदर मुख्यमंत्री जी खुद इन बोल चलिए अभी तो तो फिलहाल हम लिख रहे हैं ना, तो मतलब इससे ये लग रहा है कि सेब का मतलब है सुरक्षा से, लेकिन कांग्रेस का सेब का मतलब है तिजोरी से। वो तिजोरी में विश्वास करते हैं, वो भ्रष्टाचार में विश्वास करते हैं। एक बार जवाब दिलवा दो। अब उम्मीद है कि आप भी ऐसे ही सुनेंगे जैसे पौरुष जी आराम से धैर्य से सुन रहे थे, मुस्कुराते हुए। अब जवाब देंगे आपको। मैं देखिए इस बात को कहना चाहूंगा योगेंद्र जी कि इन्होंने नहीं, ये देख लिया, दर्शकों ने देख लिया, आप इसको रखिए। मैं बिल्कुल जी मैं आपको धन्यवाद, मैं देखिए आपकी राजनीतिक शुचिता का सम्मान करता हूं कि आप हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हुए जो उनके जमाई, उनको आप लोग अपना जीजा मानते हैं। अच्छी बात है, अच्छी बात है। मैं आपकी बात, मैं बिल्कुल आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के दामाद उनको आप जिया जी मानते हैं। ये बिल्कुल अच्छी राजनीतिक परंपरा है ये। मैं आपसे इस बात को कहना चाहूंगा कि देखिए हिंडनबर्ग की रिपोर्ट की बात करना चाहूंगा मैं आपसे। मैं सबसे पहले इस बात को कहना चाहूंगा कि क्या हमारे देश में ऐसी परंपराएं नहीं रही है कि जब सरकारों के ऊपर कोई आरोप लगता है तो सरकारें खुद आगे बढ़कर के उसकी जांच की घोषणा करती थी। खुद आगे बढ़ के नेता जो हुआ करते थे वो जिस भी पद पर बैठे होते थे खुद आगे बढ़कर के नैतिकता के नाते इस्तीफा दिया करते थे। आपको ध्यान होगा योगेंद्र जी, लाल डायरी हमारे यहाँ पे आई थी एक पहले हमारे देश के इतिहास में, उसमें कांग्रेस के भी भले नेताओं का नाम था, पर दूसरे भाजपा के आडवाणी जी का भी नाम
नाम था, और आडवाणी जी ने तत्काल अपनी सदस्यता त्याग दी थी। आडवाणी जी ने कहा कि जब तक इस मामले की जांच नहीं होती तब तक मैं इस कुर्सी पर वापस आकर के नहीं बैठूंगा। और एक ये मोदी जी का दौर है कि जहां पे राजनाथ सिंह जी के द्वारा ये बात कही जाती है कि भाई हमारी ये भारतीय जनता पार्टी वो सरकार नहीं रही, अब ये भारतीय जनता पार्टी में इस्तीफे नहीं हुआ करते। मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि जब जेपीसी की मांग थी, जब लोकतंत्र में जेपीसी से बड़ा क्या हो सकता है, और जेपीसी में खाली कांग्रेस के सांसद थोड़ा आ रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के तो सांसद आ रहे थे ना, परंतु आपके द्वारा जेपीसी से लगातार भागना इस बात को साबित करता है कि आपके चोर की दाढ़ी में कहीं ना कहीं तिनका था। अब आपसे बात करना चाहूंगा माधवी बुच के मामले में। क्या माधवी बुच के आए दिन ऐसे प्रकरण सामने नहीं आ रहे कि उनको लोग कोई किराएदार के नाम पर, जो जो कंपनियां उनको फायदा दे रही है वो कोई किराएदार के नाम पे उनको फीस दे रहा है, कोई उनके परिवारजनों को किराया दे रहा है, कहीं कंसल्टेंसी फीस दे रहा है, तो कहीं पे उनकी तनख्वाह जा रही है। क्या ये बात प्रमाण पे नहीं है? क्या ये बात तथ्य पे नहीं है? दूसरी बात, आप बड़े अपने आप को ईमानदार बता रहे थे, आपकी ईमानदारी की पोल तो सुप्रीम कोर्ट ने खोली थी कि कैसे 100 करोड़ जिस कंपनी का प्रॉफिट नहीं है वो आपको 1100 करोड़ रुपए का चंदा दे रही थी। और आप लोग बड़े राम भक्त बनते हैं, आप लोग गाय भक्त कहते हैं, बोले गाय हमारी माता है, गाय हमारी माता है, और आपको 250 करोड़ रुपए का चंदा बीफ कंपनियों से भाजपा को आता है, ऐसी गाय इनकी माता है। मैं दूसरी बात ये कहना चाहूंगा कि अभी मुकदमों की बड़ी बड़ी बात कर रहे थे, क्या राहुल गांधी जी पर या गांधी परिवार के ऊपर एक भी करप्शन का चार्ज है? नहीं है। मुकदमे क्या होते हैं मैं बताता हूं आपको। आपकी जो देश के गृह मंत्री हैं उनको कैसे एक तड़ीपार के रूप में कोर्ट ने वहां पे पूरे गुजरात से निष्कासित किया था, और उनको एक पूरा लंबा समय अपने राज्य को छोड़ करके बाहर बिताना पड़ा। इसको कहते हैं मुकदमा। इसको गर्ग साहब मुकदमों में फर्क करना सीखिए कि कौन से मुकदमे राजनीति से प्रेरित होते हैं और कौन से जो है कोर्ट खुद स्वयं प्रसंज्ञान लेती है, और कोर्ट कैसे आपको बाहर, आपको आपके जिले से नहीं बल्कि आपके राज्य से उठा करके आपको बाहर कर देती है। और आप अभी हमारे ऊपर बड़े बड़े आरोप लगा रहे थे। संज्ञान नहीं था उसमें, भी मामला था, ये बात सही कह रहे हैं आप, लेकिन कोर्ट का स्वयं संज्ञान नहीं था उसमें। दूसरी बात है कि योगेंद्र जी, मैं एक बात और कहना चाहूंगा आपसे, ये हमारे ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगा करके सत्ता में आए। कायदे से बात ये होती है कि कोई भी विपक्षी पार्टी जब चुनाव लड़ती है तो चुनाव से पहले वो दो तरह की बातें करती है। वो एक तो कहती है कि साहब इस सरकार ने, वर्तमान सरकार ने ये घोटाले करे या फिर ये इसमें खामियां रखी, हम सरकार में आएंगे तो सबसे पहले हम इस पर कार्रवाई करेंगे, नंबर 1 बात। और नंबर 2 वो पॉजिटिव बात करती है कि देखिए अभी सरकार ने ये काम नहीं किया, ये काम करना चाहिए था, ये हम सरकार में आएंगे तो हम इस काम को करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने तो हमारे ऊपर जो जो आरोप लगाए थे उस समय आप देखिए इन्होंने कितना बड़ा गुब्बारा फुलाया, 2G स्कैम का, कोल स्कैम का, फलाना स्कैम, ढिमका स्कैम, आज ये हो गया, आज वो हो गया, आज वो हो गया। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि बाद में सब मामले कोर्टों में हमने ही भेजे ना, हमारी वो यूपीए 2 सरकार ही थी ना, वो कांग्रेस की नैतिकता थी ना कि कांग्रेस ने आगे बढ़ के अपने खुद के मंत्री से इस्तीफे लिए और उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज करे और कुछ एक को हमने जेल भी भेजा। और उसके बाद जब इनकी सरकार आती है उसके बाद में कोर्टों में मामले जब चलते हैं और वो हमारे नेता बरी हो जाते हैं और कोर्टें कहती है बोले नहीं सीएजी की रिपोर्ट है, काल्पनिक रिपोर्ट है, जब सब लोग बरी हो के जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को भी इस बात का पता होता है कि हमारे आरोप झूठे थे। ये लोग उन मामलों की अपील तक में नहीं जाते। अपील में क्यों नहीं जाते? पूछे आप इनसे, कोल स्कैम के क्या आप अपील में गए? नहीं गए। आप 2G स्कैम आपने उछाला, क्या आप उसके अपील में गए? आप नहीं गए। और आप हमें भ्रष्टाचारी कहते हैं। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आपको जिस प्रकार पे देश से माफी मांगनी चाहिए, जो देश तरक्की के रास्ते में चल रहा था मनमोहन सिंह जी के टाइम में, आपके द्वारा एक झूठा बवंडर रचा गया, आपके द्वारा झूठे फरेब लगाए गए और आप उसमें जब कोर्ट ने आपके तथ्यों को प्रामाणिक नहीं माना, आपके आरोपों को प्रामाणिक नहीं माना, उसके बाद आप बड़ी बेशर्मी से सरकार चला जा रहे, कांग्रेस पर आरोप लगाए जा रहे। आपको सोचना चाहिए, आपको आत्ममंथन करना चाहिए, अपनी गिरबान में जागना चाहिए। मैं बात कहना चाहूंगा। चलिए दर्शक, आपके पास में आना चाहूंगा। मैं तो एक बात जानना चाहूंगा कि ये मुद्दा नया नहीं है, पहले से भी चला आ रहा है। जब भी कोई बात होती है तो रॉबर्ट वाड्रा को बीजेपी जरूर लेकर के आती है, लेकिन अभी एक सवाल जरूर उठता है कि 10 साल में भी रॉबर्ट वाड्रा पे कोई चार्ज फ्रेम नहीं कर पाई अभी तक कांग्रेस। राजस्थान में मेरे को ध्यान है वसुंधरा जी की गवर्नमेंट थी, ये कहा गया था, अर्जुन मेघवाल भी थे उसमें, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए थे तब, कि हम एक कमेटी बनाएंगे और जांच करा करके इसका निस्तारण करेंगे। हरियाणा में भी सरकार लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए आ गई, वहां पे भी कोई अभी तक चार्ज ऐसे फ्रेम नहीं कर पाई। तो क्या लगता है बस इसे एक सियासी मुद्दा बनाए रखना चाहते हैं, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो? कांग्रेस कहेगी अडानी को आप लोग फिर अपने राज्यों से आउट करिए। देखिए, निश्चित तौर पे पॉलिटिकल जो पार्टियां होती हैं वो इस तरह के मुद्दे लेके आती हैं, वो सिर्फ और सिर्फ मकसद ये होता है कि मुद्दा जिंदा रहे। यानी व्यक्ति भले ही जेल में जाए या नहीं जाए, लेकिन मुद्दा जिंदा रहना चाहिए। अगर मुद्दा जिंदा रहेगा तो निश्चित तौर पे राजनीति में उसको घेरा जा सकता है, आरोप लगाए जा सकते हैं, या कह सकते हैं टिक्का टिप्पणी की जा सकती है। चाहे बीजेपी की बात करो या कांग्रेस की बात करो, कांग्रेस के नेता भी जब बात करते हैं प्रधानमंत्री की करते हैं, गृह मंत्री की बात करते हैं, लेकिन जब कांग्रेस का शासन यहाँ था राजस्थान में, हमने देखा कि राजस्थान में जब अशोक गहलोत की सरकार बनी थी, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पर बड़े बड़े चार्जेस लगाए गए, खान घोटाला हुआ, इतने करोड़ का हुआ, इसकी हम जाँच कराएंगे। लेकिन आप और सबने हमने देखा कि जब सरकार आई कुछ नहीं हुआ,
उसी प्रकार भजनलाल सरकार ने अभी हाल ही के फिल्मों में देखो आप, 2023 में जब इलेक्शन हुआ, बीजेपी ने कैंपेन चलाया, सरकार ने घोटाले की इस तरह की जांच करेंगे, 1 साल होने को आया, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। ऐसे ही राजनीति में जो मुद्दे होते हैं उनको जिंदा रखा जाता है, कार्रवाई नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ चुनावी भाषण या पुलाव होते हैं जिसके जरिए एक मैसेज जनता को दिया जाता है, जनता के जरिए वोट बटोरे जाते हैं और वोट बटोरने के बाद वही एलिगेशन विपक्ष की तरफ से सत्ता पक्ष पे लगाए जाते हैं और सत्ता पक्ष जब विपक्ष में होता है तब इसी तरह के एलिगेशन उनकी तरफ से लगाए जाते हैं। चले, मैं माफी चाहूंगा गर्ग साहब, आप दोनों बोल चुके, खैर, लेकिन मुद्दा यह है कि सियासत है और मुझे लगता है कि मेरी इतनी मैं इतना जरूर कहूंगा कि मुद्दे चाहे कोई भी हो, या तो मुद्दों की तह में जाकर के वास्तव में उसे अंजाम तक पहुंचाना चाहिए। कोई भी राजनीतिक दल अभी इस स्थिति में नहीं पहुंच पाया है कि हाँ वास्तव में जिन मुद्दों को, पुरुष जी, जिन मुद्दों को हम उठा रहे हैं उसमें वास्तव में जाएं। दशरथ ने सही कहा कि मुद्दों को दफन नहीं करना चाहते, मुद्दों को तो जिंदा रखना चाहते हैं ताकि सियासी रोटी अच्छे से सीख सकें। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।